हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप फ्रॉम एग्जाम मंथन। देखिए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तापीय ऊर्जा संयंत्र। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो थर्मल पावर स्टेशंस। हम भारत में जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं, जितने भी बड़े थर्मल पावर स्टेशन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनका क्या क्या काम है उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं हमें थर्मल पावर स्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसका जो काम है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना है। हमें डेली लाइफ में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से एक ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो इससे क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। और ये क्या होते हैं, एक संयंत्र होते हैं। संयंत्र मतलब कारखाने, इनमें बिजली बनाई जाती है। और बिजली किसकी मदद से बनाई जाती है? बिजली एक ईंधन की मदद से बनाई जाती है। ईंधन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जैसे कोयला होगा, गैस होगी, पेट्रोलियम हो गया, इनमें से कोई भी ईंधन हो सकता है। और यहाँ पर बिजली का निर्माण होता कैसे है? सबसे पहले जो कोयला होता है उसका हम क्या करते हैं, दहन करते हैं। दहन करने के यानी कि उसे जलाते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हम जल को गर्म करते हैं। जल यानी कि पानी को, वाटर को हम गर्म करते हैं, उससे बनती है भाप। भाप जो होती है वो टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन के घूमने से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का निर्माण होता है। तो ये इसकी पूरी प्रोसेसिंग है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब इस प्रक्रिया में हमने क्या किया, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा को हमने किस में बदला, विद्युत ऊर्जा में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो थर्मल पावर स्टेशन है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसका मतलब है ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, यानी हीट एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है, थर्मल पावर स्टेशन, इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, फैक्ट जो हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा था, तो आपको जवाब देना है एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट प्रोडक्शन हाउस। और कब स्थापित किया गया था, 1882 यानी 1882 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो थे वो थे एडवर्ड जोहानसन। कौन? एडवर्ड जोहानसन। अब अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला कौन सा था, भारत का पहला थर्मल पावर स्टेशन, तो उसका आंसर आपका होगा हुसैन सागर। और कहाँ पर? करंट में तेलंगाना में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1920 यानी 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं कि जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का जो उत्पादन होता है वो उनका पार्ट डिवीजन किस तरह से है। देखिए, एक तो तापीय ऊर्जा से हम बिजली उत्पादन करते हैं, परमाणु शक्ति से होती है, न्यूक्लियर पावर से, पन बिजली यानी पानी वगैरह से, और नवीकरणीय यानी सौर ऊर्जा वगैरह इनसे होती है। तो सबसे पहले जो हमारे भारत में सर्वाधिक जो बिजली का उत्पादन होता है वो इसी थर्मल पावर स्टेशनों के द्वारा होता है, और जिसमें 63.84% यानी कि 63.84%। और अगर हम न्यूक्लियर पावर से अगर देखें तो सबसे कम 1.84%। फिर उसके बाद आती है पन बिजली, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम, जिसे पानी के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है, तो उससे 13% यानी 13%। और अगर हम बात करें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, तो उनसे 21.1%। तो ये आपके हो गए कि किस तरह से हमने इनसे एनर्जी हम लेते हैं। अब है, देखिए, तापीय ऊर्जा जो होती है थर्मल पावर स्टेशन में सबसे ज़्यादा जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा होता है, वो कोयला। तो आपको याद रखना है कोयले का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब तापीय जो ऊर्जा संयंत्र है यानी थर्मल पावर स्टेशन है, इनकी कुछ समस्याएं हैं। देखिए, इनकी समस्या क्या है, इनके कुछ आउटकम निकल कर आते हैं। जैसे कोयले के जो हमारे पास सीमित भंडार हैं, तो इस तरह से अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो ये इस पूरी तरह से कोयले पर निर्भर हैं, तो ये ठप भी हो सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा, देखिए, कोयले के जलने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। क्योंकि वायु प्रदूषण क्यों बढ़ेगा, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसका उत्सर्जन करते हैं, और ये वायुमंडल में जाती है और ग्रीन हाउस गैस है, और वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाती है और वायु प्रदूषण भी करती है। उड़न राख का, यानी कि जो इससे ऐश यानी राख जो उड़ती है, कोयला जलेगा, कोयले से राख का निर्माण होता है। ठीक है। वो उड़न राख बनती है और वायुमंडल में वो धूल के कणों के रूप में बैठ जाती है, जिससे हमें सांसों की भी बीमारी हो सकती है। तो ये उड़न राख भी एक साइड इफेक्ट है, और इससे कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। तो ये इसके कुछ समस्याएं हैं जो इस थर्मल पावर स्टेशन से इनसे हमें मिलती हैं। अब देखिए, अब हम भारत के कुछ थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ पर स्थित हैं, उनकी क्षमता कितनी है, किसकी सहायता से बनाए गए। तो चलिए सबसे पहले जो शुरू करते हैं हम, वो है विंध्याचल तापीय ऊर्जा संयंत्र, यानी कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। अगर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी कहाँ पर? सिंगरौली जिले में। और अगर आपसे पूछे, ये हम जो पढ़ रहे हैं जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं, ये क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा, फिर उससे छोटे, इस तरह से जाएंगे। ठीक है।
तो ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। कौन सा? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश, सिंगरौली का। और इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 4760 मेगावाट। इसे इतनी बिजली उत्पादन करता है। और अगर आपसे पूछे किसकी मदद से बनाया गया, तो ये रूस की मदद से बनाया गया। और इसे कोयला कहाँ से मिलता है? तो मध्य प्रदेश और झारखंड से मिलता है। और अगर आप बात करें पानी की, देखिए पानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि भाप बनेगी, तो ये पानी जो मिलता है इसे सिंगरौली सुपर पावर स्टेशन यूपी यानी उत्तर प्रदेश का जो एक पावर स्टेशन है सिंगरौली, वहाँ से मिलता है। और इसका जो रेगुलेशन करता है यानी कि इसका संचालन जो करता है वो करता है एनटीपीसी। और आपके लिए क्वेश्चन है एनटीपीसी की फुल फॉर्म कमेंट में बतानी है। चलिए अब देखते हैं अगला जो है वो है मुंद्रा तापीय ऊर्जा संयंत्र। कहाँ पर? ये गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर? कच्छ में। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। और इसकी क्षमता की बात करें तो 4620 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। बात करें इसके कोयला की, तो कोयला जो मिलता है इसे इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया से जो कोयला है इंपोर्ट किया जाता है। और जो इसे पानी मिलता है ये मिलता है समुद्री जल होता है। कहाँ का? कच्छ की खाड़ी का। आप जानते होंगे गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, वहाँ से इसे पानी मिलता है। और इसका जो रेगुलेशन करता है, देखिए पिछले वाले जो हमने बताया था अभी सिंगरौली विंध्याचल वाले का, तो उसमें जो एनटीपीसी कर रहा था। और यहाँ पर कौन सा है? अडानी ग्रुप। आपने नाम भी सुना होगा अडानी ग्रुप, वो इसका रेगुलेशन करता है। तो ये हो गया आपका दूसरा। अब हम तीसरे की तरफ चलेंगे। तो तीसरा जो है वो भी गुजरात में है, नाम भी उसका यही है, मुंद्रा मेगा प्लांट। नाम अलग है थोड़ा, मुंद्रा मेगा प्लांट। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। और कहाँ पर है? ये भी गुजरात के कच्छ में ही है। और इसकी क्षमता की बात करें तो क्षमता जो है इसकी वो 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा। अब चलते हैं हम चौथे की तरफ। तो चौथा जो है, चौथा सबसे बड़ा वो है सासन तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी सासन थर्मल पावर स्टेशन। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। और इसकी क्षमता की बात करें तो 3960 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। और इसे जो कोयला मिलता है, कोयला मध्य प्रदेश से ही मिलता है। और पानी जो मिलता है वो मिलता है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय यानी झील से, जो कहाँ पर है? रिहंद नदी पर बना हुआ है। तो इससे हमें यहाँ पर पानी मिलता है। और इससे जो है कोयला मध्य प्रदेश से मिलता है। अब अगर हम पांचवें की तरफ चलें तो वो है त्रोडा तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी त्रोडा थर्मल पावर स्टेशन, स्थिति महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें पानी की तो पानी से मिलता है नर्मदा नदी से। अब चलते हैं छठे की तरफ। छठा जो है वो है तलचर। और तलचर कहाँ पर स्थित है? तलचर थर्मल पावर स्टेशन वो है उड़ीसा में। उड़ीसा के भी अगर आप पूछे तो वो अंगुल डिस्ट्रिक्ट यानी कि अंगुल जिले में। और इसकी क्षमता की बात करें तो 3000 मेगावाट इसकी क्षमता है बिजली उत्पादन करने की। और इसे जो पानी मिलता है वो ब्राह्मणी नदी से मिलता है। और ब्राह्मणी नदी जो है वो महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, और इसे जो कोयला मिलता है वो उड़ीसा से ही मिलता है, उड़ीसा की खानों से ही इसे कोयला मिलता है। ठीक, चलिए अब है सातवां जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है उसका नाम है रिहंद तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि रिहंद थर्मल पावर स्टेशन। और ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और इसे जो कोयला मिलता है, पहले तो इसकी हम क्षमता की बात करते हैं। इसकी जो क्षमता है वो 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। और इसका जो रेगुलेशन करता है वो एनटीपीसी करता है। और इसे जो कोयला मिलता है वो मध्य प्रदेश से। और पानी जो मिलता है इसे रिहंद नदी से मिलता है, रिहंद बांध से मिलता है। ठीक है, रिहंद से। अब चलते हैं आठवें की तरफ। आठवां जो है वो है सिपत तापीय ऊर्जा संयंत्र। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। और इसकी क्षमता की बात करें तो 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। और कोयला जो मिलता है इसे नेशनल कोल लिमिटेड इसे प्रोवाइड कराता है। और इसका जो पानी है, पानी कहाँ से मिलता है? इसे हसदेव नदी से मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आठवां सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र, सिपत तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब है नौवां, जिसका नाम है चंद्रपुर तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन। अगर इसकी हम स्थिति की लोकेशन की बात करें तो ये है महाराष्ट्र में। और इसकी क्षमता 2900 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की। और इसे पानी जो मिलता है यानी कि जो जल है वो कहाँ से मिलता है? नर्मदा और तापी नदियों से। और कोयला जो है वो कहाँ से मिलता है? इसे महाराष्ट्र सरकार। अब आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, जो यहाँ कोयला प्रोवाइड करा रही है उसे महाराष्ट्र सरकार प्रोवाइड करा रही है। इसका मतलब क्या है? जो इसका रेगुलेशन है, इसका रेगुलेशन महाराष्ट्र सरकार द्वारा कराया जाता है। समझ रहे हैं? बाकी जितने भी थे वो आपने प्राइवेट सेक्टर पे देखे थे। देखिए जितने भी हैं कंपनियां हैं वो, एक तो एनटीपीसी हो गई आपकी, अडानी ग्रुप हो गया वगैरह इन्होंने, लेकिन ये जहाँ पर जो है महाराष्ट्र सरकार इसका संचालन करती है। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सा? चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन। अब है देखिए 10वां है, यह है दादरी तापीय ऊर्जा संयंत्र।
ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। अगर हम बात करें इसकी क्षमता की तो वो है 2637 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता। और इसे जो कोयला मिलता है वो झारखंड से मिलता है, झारखंड की खानों से। और पानी जो मिलता है ये अपर गंगा कैनाल यानी कि ऊपरी गंगा नहर से मिलता है। आपको याद होगा ये ऋषिकेश वगैरह से निकलती है। तो ये थर्मल पावर स्टेशन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।